पिछले बार हम लोगों ने भारत में औपनिवेशिक शिक्षा और उसके फल परिणाम के ऊपर बात की थी। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने इस पे बात किया था कि वो कब शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, और आजाद मुख्य रूप से भारत की आजादी के पहले तक की बात हुई थी। आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि सबसे पहली जो मुद्दा ये है कि आजादी भारत को मिली तो उसके बाद जब हमको ये अवसर मिला कि हम अपनी खुद की शिक्षा लागू कर सकते थे, फिर भी नहीं किए। पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिसमें राज्य व्यवस्था है, न्याय है, कानून है, सब कुछ जो अंग्रेजों का था वो पूरा का पूरा इनहेरिट कर लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो, ये तो होना ही था ना। मतलब इसमें ये जिस तरह से आज हम सोच रहे हैं, इस तरह से ये सोच एक प्रकार से अब लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक जमाना शायद ऐसा वो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हो या औपनिवेशिक काल की वजह से हो, ऐसा कुछ एक वातावरण सा बन गया पढ़े लिखे लोगों में, शायद विश्व भर में, कि यानी जो अच्छे बुरे के मापदंड एक ही होंगे पूरी दुनिया में। सोचने के बेसिक फंडामेंटल प्रेमाइसेस एक ही होंगे पूरी दुनिया में, और उसका हम फल देख सकते हैं आज के दिन दुनिया में। आज जो दुनिया में एक तरह का लड़ाई दिख रही है, मतलब जो रूस एक तरफ और चीन और अमेरिका और ये जो पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई है, इसमें बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें एक मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि ये कब लड़ाई ये हो रही है कि दुनिया क्या एक ही ढंग से चलेगी। जो तथाकथित यूरोप के और अमेरिका के द्वारा जिस जिस तरह की दुनिया बना दी गई है पिछले 80-100 साल में, वो उसी तरह से दुनिया चलेगी, या दुनिया की अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग सभ्यताएं अपने हिसाब से अपना जीवन चलाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे समझ में बुनियाद में ये लड़ाई है। और इसमें रूस तो खुल के बोल रहा है इस बात को। मतलब उनके पुतिन भी बोल रहे हैं, और पुतिन के जो सबसे बड़े एडवाइजर हैं डुगिन, वो भी ये बात खुल के बोल रहे हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। और ये मुझे लगता है यही लड़ाई है। कई बार क्या होता है कि हमको कोई चीजें ठीक नहीं लगती और हम उससे उलझे हुए रहते हैं। हम उसको ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो आर्टिकुलेशन होता भी है तो आधा अधूरा होता है। मुझे लगता है उसी तरह की कुछ बात अभी दुनिया में चल रही है कि लोगों को लग तो रहा है कि गड़बड़ है। गड़बड़ की तो बात बहुत सालों से हो रही है, एनवायरनमेंट को लेके गड़बड़, अमीरी गरीबी के बढ़ते हुए जो फासले हैं उसको लेके गड़बड़, और युद्ध का जो युद्ध और आतंकवाद की इतनी बात होते हुए भी उसको पोषण और पल्लवन मिलता है इस इकोनॉमिक व्यवस्था से, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आर्म्स की। ये सब चीजें लोगों के सामने है और लोगों को लग रहा है कि इस तरह ये दुनिया तमाम तरह के विरोधाभास हैं, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि यार ये विरोधाभास से कैसे इसका समाधान कहाँ निकले। तो इसी में गोते लगाते रहते हैं। बड़ी बड़ी डेवॉस में मीटिंग हो जाती है, कहीं और मीटिंग हो जाती है, कुछ निकलता है नहीं, और ये सबको पता है कि कुछ नहीं निकल रहा है। तो गड़बड़ है, ये इसका एहसास बहुत डीपली लोगों को है। लेकिन उसकी वो कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि इसका प्रॉब्लम की कहाँ है, और कुछ लोग इसमें क्योंकि वो एक हद के बाद देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता है कि ये शायद प्रॉब्लम इस जिस व्यवस्था को हमने अपनाया है पिछले 100-1 साल से, इस व्यवस्था की बुनियादी मान्यताओं में ही है। और उस बुनियादी मान्यताओं को ही ये पुतिन और डुगिन जैसे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि साहब वो हम नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही सब कुछ, आप ही वैल्यू सिस्टम डिसाइड करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि स्त्री पुरुष का रिश्ता कैसे हो, उसमें
क्या सही है और क्या गलत है, ये नहीं चलेगा। सारी दुनिया में बहुत सारे सभ्यताएं रही हैं और हर सभ्यता ने हजारों सालों से अपना जीवन एक तक जिया है और ये उनके अपने आधार रहे हैं, तो वो अपने आधार पे जिए और आप इम्पोज नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बात और जगह से भी उठेगी, धीरे धीरे उठने भी लगी है, और हो सकता है इसमें टेम्परेरी गड़बड़ हो, एक शॉर्ट रन में इसमें लड़ाइयां हो, झगड़े हो, सेटल होने में टाइम लगे, लेकिन ये एक सही दिशा की ओर ये बात हो रही है, मुझे ये लगता है। तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, ये दिस नीड्स टू बी सीन। और एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड के दो मैं हिस्से करूं अगर ब्रॉडली, एक हिस्सा वो जिससे ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं निकलती हैं, वो कानून की व्यवस्था हो, वो मेडिकल व्यवस्था हो, वो टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हो, वो मॉडर्न शिक्षा है वो हो, या मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम हो, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो हो। एक तरफ तो ये बाहरी व्यवस्थाएं जो हमने बनाई है और जिसको हमने मान लिया और उसके अंतर्गत हम लोग जी रहे हैं उसको स्वीकार करके, एक तो ये है। पर उससे दूसरा इसका एक पक्ष है जो हमारे अपने अंदर है। अपने अंदर कहने का मतलब है जिस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। इसकी बात पिछली वाली वीडियो में भी हम लोगों ने थोड़ा की थी कि हम जैसे परसीव करते हैं, हमारी दृष्टि जहां से बनती है, ये दृष्टि जो है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आधुनिक शिक्षा में इस दृष्टि को करीब करीब नजरअंदाज किया गया। शब्द तो है, लेकिन ये दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है, जैसा आप देखने की आपकी ट्रेनिंग हो गई वैसा ही आपको दिखाई देता है। उसके अलावा देखने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसकी शिक्षा आज के दिन उपलब्ध ही नहीं है। तो आपको एक एक को स्वयं करना पड़ेगा वो काम, आपको कोई जगह उपलब्ध नहीं है। वो एक कोई इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन सामूहिक तौर पे वो करीब करीब गायब है कि आदमी में वो काबिलियत पैदा हो कि वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करे। अब मैं अपने आप को देख पाऊं कि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे चीजों को देख रहा हूं। मैं जब कहता हूं कि ये ठीक है या ये गलत है, तो वो ठीक और गलत मेरे अंदर से कहां से उपजता है, उसके आधार क्या है, ठीक और गलत के, सही और गलत के आधार क्या है, अच्छे और बुरे के आधार क्या है, ये देखने की, अपने को स्वयं को देखने की ये जो कुवत है, वो हमको सामूहिक तौर पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमको कुछ लोगों को इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये कंप्लीटली नदारद है, और ये नदारद है तो उसने एक तरह का हमारा सबका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है इस आधुनिक शिक्षा ने, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी, एक तरह का इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है, जिससे कि वो इंडोक्ट्रिनेशन ने ये किया है कि हमारे दृष्टि को बहुत जोर से प्रभावित किया है, जिससे हम सबको दुनिया एक खास प्रकार के चश्मे से हम देखते हैं। उसमें उसके अंदर फिर बहुत सारी विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद करीब करीब एक जैसी हो गई है। जैसे आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी को हमने मान लिया कि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोग चुन करके भेजेंगे और हर 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में चुनाव होंगे। यही डेमोक्रेसी का एक मॉडल हो सकता है। ये हमारे अंदर तक घुस गया है। या मॉडर्न मेडिकल साइंस जो कर रही है, ये ही शरीर को देखने का एकमात्र तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज तक यूएन ने होम्योपैथी को स्वीकार्यता नहीं दी है। वो इसको मानता ही नहीं है कि ये कोई मतलब एक साइंस है, या ये भी एक पद्धति है स्वास्थ्य की। इसको स्वीकार्यता नहीं है इसकी। वो क्योंकि वो जिस तरह से देखते हैं शरीर को, जिस तरह से दवा को देखते हैं, जिस तरह से पूरी चीज को देखते हैं, उसमें वो बैठता नहीं है। मतलब एक तरह से मॉडर्निटी में ये अहंकार है कि जिस चीज को हम नहीं देख पाए
उसको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ये एक इस तरह, ये मॉडर्न एजुकेशन ने ये काम कर दिया है कि आदमी की दृष्टि को बांध दिया है। आदमी की दृष्टि को खोलने की बहुत जरूरत है। इसलिए जरूरत हो गई है कि हम देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा ना। ये जो दुनिया हमने बनाई है पिछले कई 100 सालों से, ये नहीं चल रही है। इसमें कोई समाधान ही नहीं है। इसमें रेमेडीज हो सकती हैं पर समाधान नहीं है। इसमें आदमी सुखी होकर जीने की कोई मतलब, अधिकतर लोग सुखी होके चैन से जी सके, इसकी कोई संभावना बची नहीं। तो आधुनिकता की क्या आधारभूत मान्यताएं हैं? आधुनिकता क्या है इसकी बात करें। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता को अगर आप देखते जाएंगे तो एक तो आधुनिकता में एक बिना डिक्लेयर किए एक प्रमाइस है। और ये भी मैंने जो कहा दृष्टि बांध दी है, उस दृष्टि में इस चीज को समाविष्ट कर दिया गया है क्या कि पुराना के कंपैरिजन में नया अच्छा होता है। कोई भी मतलब अगर पुरानी चीज है और नई चीज है तो उसमें एक इनहेरेंट ये है कि नया जो है वो पुराने से बेहतर होगा। ये उसमें इनहेरेंट है, चाहे वो कोई नई बात हो, चाहे वो कोई नई चीज हो, कुछ भी जो नया, पुराना जो है वो गड़बड़ है। ये उसमें एक है, इसमें ये इनबिल्ट है। ये जो पूरा इवन जो बाजार का आकर्षण है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नई नई वस्तुएं, नए नए मॉडल, नई नई मतलब नयापन के पीछे एक तरह का पागलपन। कि उसमें पागलपन क्यों है? क्योंकि आप बिना देखे ये बात को स्वीकार करते हैं कि नया पुराने से बेहतर है। मॉडर्न आर्ट उसका एक बड़ा एक उदाहरण हो सकता है। बहुत तरह की मॉडर्न आर्ट जो है उसका कोई मतलब वो जिसको कहते हैं ना, नएपन के लिए नया कुछ ऐसा अनोखा हो जिसका कोई सिर पैर होना जरूरी नहीं है, पर कुछ नया लगे, वो आकर्षित करने लगा है आज के दिमाग को। इस बात को हम जांच सकते हैं, इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमको देखने की जरूरत है कि अधिकतर ये बात सही है कि नहीं है। ये हमेशा से थी या ये कुछ 200-300 साल की बात है, 100-150 साल की बात है, इसको हमको देखना चाहिए। मैं जहां तक मानता हूं, पहले के जो परंपरा में नए को थोड़ा सा आदमी सावधान होकर देखता था कि भाई थोड़ा सा पहले इस पे थोड़ा सा, अभी नहीं तुरंत हम लोग जंप करते कि ये नया जो है वो ठीक ही होगा, थोड़ा इसको ट्राई कर लो, थोड़ा इसको टेस्ट कर लो। कोई नई दवाई आई तुरंत उसको स्वीकार नहीं करेंगे, थोड़ा उस पर थोड़ा देख, क्योंकि परंपरा में ये शायद ये समझ रही है कि कई चीजों का प्रभाव, कोई भी चीज आती है उसका जो प्रभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक इमीडिएट में उसका प्रभाव, तुरंत आपने एक दवाई खाई और उसका तुरंत आपके शरीर पे प्रभाव हुआ। आपको सिर दर्द है, आपने दवाई खाई, तुरंत एक प्रभाव हुआ, आपका सिर दर्द ठीक हो गया, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में। एक प्रभाव ऐसा होता है जो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, वो अभी पता चल ही नहीं सकता। वो कुछ समय के बाद 1 साल हो सकता है, वो कुछ समय के बाद 10 साल हो सकता है, वो कुछ समय 20 साल हो सकता है, वो कुछ समय 50 साल हो सकता है। तो दवाई आपने आज खाई, आपका सिर दर्द या आपका कोई दर्द ठीक हो गया, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद उस दवाई का असर आपकी किडनी या आपके लिवर पे हो रहा है, ये तुरंत में नहीं दिखाई दे रहा है। तो परंपरा में ये चीज रही है, एक समझ रही है कि नए को थोड़ा सा समय दिए बिना उसको स्वीकार नहीं करो जल्दी में। यानी वहां पे स्पीड को, परंपरा में स्पीड को थोड़ा सा शंका से देखा गया है। ये मॉडर्निटी में स्पीड जो है वो बड़ी आकर्षक है और स्पीड को बहुत ही अच्छा माना, बिना जांचे उसको अच्छा माना गया। ये एक तो आप दिखाई देगा आपको।
कि ये नए के प्रति एक भीषण आकर्षण और नए के प्रति ये एक अनसेड एक असम्पशन है, एक मान्यता है कि नया पुराने से बेहतर होगा, जो कि अपने आप में क्वेश्चनेबल चीज है। एक बात इससे जुड़ी हुई दूसरी बात है कि नया जो मॉडर्निटी में जो है ये माना गया है, क्योंकि माना गया कि पुराना से नया बेहतर है, और कहीं ना कहीं ये भी माना गया है कि पुराना जो है वो गड़बड़ है, चाहे वो पुरानी परंपरा हो या वो पुरानी चीज हो, और ये इसीलिए तो नया बना है। मतलब ये उसमें इनहेरेंट है कि नया बना है इसलिए क्योंकि पुराना गड़बड़ है, और जरूरी नहीं है कि नया इसलिए बना कि पुराना गड़बड़ है, पर ये उसमें एक भर दिया गया है या उसमें एक मान्यता आ गई है। तो नए का कोई पुराने से संबंध हो, यानी उससे जुड़ी कंटिन्यूटी में वो होता हो, ये जरूरी नहीं। एकदम नई चीज हो सकती है जिसकी कोई जड़ें ना हो, खास करके विचार के क्षेत्र में, कि जिसका आप कोई उसकी टेस्टिंग उस आधार पे कर ही नहीं सके कि भाई पहले क्या कहा गया है, उस कंटिन्यूटी में ये चीज आगे बढ़ी है या ये स्वयंभू है। एक नया विचार आया जिसकी कोई परंपरा, मतलब कहीं भी दूर दूर तक उसका कुछ नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्निटी उसको स्वीकार करती है। अगर हम एक शब्द ऐसा लें कि भाई मॉडर्निटी के अगेंस्ट में क्या, तो मॉडर्निटी के अगेंस्ट में परंपरा, परंपरा में कहीं ना कहीं उसकी जड़ें होंगी, जड़ें होंगी। जड़ एक ही जड़ से कई तरह की चीजें पनप सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जड़ तो होगी, और वो जड़ जो है वो वहां पे सनातन की होगी। सनातन यानी एटर्नल ट्रुथ की जड़ें होंगी, जो बदलता नहीं है। सी ये भी एक बात है कि एटर्नल ट्रुथ जो है, सनातन सत्य जो है, वो कभी नया नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, वो एटर्नल है। वो नए पुराने के झंझट से ही वो मुक्त है, वो एटर्नल है, वो नित्य वर्तमान है, उसमें न नया है न पुराना है। तो ये जो ट्रेडिशन है वो एटर्नल से उसकी जड़ें जुड़ी रहती है। मॉडर्निटी में क्योंकि सनातन की स्वीकार्यता ही नहीं है, ये देखो, ये बोलते हैं कि सबका अपना अपना सच होता है। अब आप देखिए, ये एक बात सबके अंदर बहुत दूर तक घुस गई है कि सब व्यक्ति का अपना अपना सत्य होता है, कोई सत्य नहीं, एक सत्य नहीं होता। ये डंके की चोट पे लोग बोल रहे हैं। तो जब आपने ये कह दिया तो आपने इसके एक ही झटके में आपने कई काम कर दिए। एक तो आपने अपने आप को इसकी स्वीकार्यता दे दी कि रूट के साथ संबंध होने की कोई जरूरत नहीं है, रूटलेस, क्योंकि किसके साथ जुड़ेंगे आप। दूसरी बात, आपने व्यक्ति को पूरा स्वच्छंद बना दिया कि आपकी मर्जी है, आप जैसा सोचें वही सत्य है। तो आप पे किसी चीज का अंकुश नहीं चल सकता, आपको कोई चीज नियंत्रित नहीं कर सकती, आपको कोई चीज गाइड नहीं कर सकती। आपका जो आप सोचते हैं वो सत्य है। मन अल्टीमेटली एक ऑर्डिनरी आदमी क्या, उसकी सबसे बाहरी और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से जो चीज होती है वो होती है उसका मन, राइट। तो वो उसका मन किया ये खा लूं, उसका मन किया ये कर लूं, उसका जो मन किया वही उसका सत्य हो गया। इसमें ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है कि तुम्हारे मन में जो इच्छाएं जाग रही हैं तमाम तरह की, आज कुछ अभी कुछ कल कभी कुछ, ये जितनी इच्छाएं हैं ये इनकी कैटेगरी अलग है, और जिसको आप सत्य कह रहे हैं वो कैटेगरी अलग है। ये कोई आपकी शिक्षा नहीं देती आपको ये समझ। आपकी शिक्षा कोई भी, आज की मॉडर्न शिक्षा कोई भी चीज में ऐसी शिक्षा दे ही नहीं रही है जिससे कि आदमी को सही प्रकार से विश्लेषण करने का, सही प्रकार से सोचने के कुछ टूल्स तो मिले उसको। तो
आपकी इच्छा और जिसको हम कह रहे हैं सत्य, इसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आपके फैक्ट और सत्य के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे कि भाई अभी भाई तुम अमेरिका में बैठे हो, तो अभी वहां क्या तापमान है मैं पूछूं, आप बोलेंगे जो भी बोलेंगे 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है। तो ये एक तथ्य है, ये सत्य नहीं है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि अभी है, अभी 1 घंटे बाद तापमान बदल जाएगा, और अगर सुबह रात को सोएंगे फिर से बदल जाएगा। तो ये फैक्ट है फॉर दिस टाइम, एट दिस मोमेंट दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट एटर्नल ट्रूथ। तो कौन सी शिक्षा है आज की जिसमें ये डिस्टिंक्शन कराया जाता है? तो जो आज का आदमी है वो फैक्ट को ही सत्य मानता है, पर फैक्ट और सत्य दो अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फैक्ट असत्य है, बट फैक्ट की श्रेणी अलग है, सत्य की श्रेणी अलग है। इसको आप कक्षा 5-6 के बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन स्कोप ही नहीं है। एक और आप ले लीजिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इसके बीच में भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं करती आज की शिक्षा। आप देखो, जनरल नॉलेज की किताब कहते हैं जिसमें कोई भी एक नॉलेज की बात नहीं होती, सारी की सारी बातें इंफॉर्मेशन की होती है, राइट? लेकिन उसका नाम क्यों हम दे सकते हैं ना, जनरल इंफॉर्मेशन, पर हमने नाम दिया जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। भाई ज्ञान नहीं है, ये तो जानकारियां हैं। अब आप जानकारी जो है वो छोटी चीज होती है, ज्ञान बड़ी चीज होती है। आपने दोनों में गड़बड़ कर दिया, आपने सत्य में और फैक्ट में गड़बड़ कर दिया। सत्य बड़ी चीज होती है, तथ्य छोटी चीज होती है, आपने दोनों में गड़बड़ कर दिया। इस तरह की तमाम चीजें आज की आधुनिक शिक्षा में समाविष्ट हैं, कोई इसकी बात नहीं करता, राइट? और इसकी बात हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है, पर हम नहीं करते। तो नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके दिमाग, जो दृष्टि की जो मैं बात कर रहा हूं, वो दृष्टि भ्रमित होती है। तो आम आदमी इंफॉर्मेशन को नॉलेज मान लेता है, और कहा भी जाता है कि ये तो इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ये भी एक प्रतिपादन है। सबका अपना अपना सत्य होता है, ये भी एक प्रतिपादन है। जब आप इस तरह के बार बार इस तरह के प्रतिपादन करते हैं और चारों तरफ से आदमी के पास ये मैसेजेस आती हैं, तो उसके दिमाग का इंडोक्ट्रिनेशन होता है, वो इसको स्वीकार लेता है, जाने अनजाने, बिना जाने स्वीकार लेता है। और ये स्वीकार्यता की वजह से जब वो इंफॉर्मेशन उसके आती है, वो मानता है कि ये नॉलेज है, क्योंकि उसके दिमाग में ये दोनों चीजों का डिस्टिंक्शन ही नहीं है, उसकी दृष्टि को आपने बांध दिया। तो ये जो हुआ है ना, ये बहुत भयंकर चीज हो गई है। ये तोड़ने की जरूरत है, इससे इससे मुक्त होने की जरूरत है, और हुआ जा सकता है। थोड़ा पीड़ादायक होगा, कभी कभी कष्ट होगा, लेकिन ये एक एसेंशियल स्टेप है कि हम इस मिथ को ब्रेक करें कि ये दोनों एक नहीं है। अभी जैसे शब्द और अर्थ के बीच में भी यही बात है, ना? शब्द जो है वो एक सेंसोरियल चीज है, आप उसको सुनते हैं, आप उसको बोलते हैं, परंतु अर्थ को ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं, अर्थ को तो आप समझते हैं। अब आपने उस शब्द से कुछ अर्थ अपना निकाल लिया, और आपने ये मान लिया कि ये ठीक है। तो आप, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है घोड़ा, आप उसको समझ रहे हैं गधा, और आप समझ ये रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं, है ना? तो ये बार बार हो रहा है आज के दिन, ये बार बार हो रहा है, ये साइंस के नाम पे हो रहा है, ये मीडिया कर रही है। ये जो मुहावरे, अभी लोग डरते हैं ना कि भाई हम पॉलिटिकली करेक्ट बात करें, ये डर बैठ गया है लोगों में कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसा बोलेंगे तो क्या सोचेंगे। अंदर में तो वो बात है आपके, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करते। ये किस बात का डर है? तो आज का आदमी भयभीत है,
आज का आदमी इनसिक्योर है, आज का आदमी सिर्फ दिखावा करता है, आज का आदमी होने में विश्वास ही नहीं करता, उसको होने का नहीं पता, वो सिर्फ दिखना और दिखाना जानता है। ये सारी बात, अब इसको जोड़िए, आप मॉडर्निटी की बात कर रहे थे, ये सारी बात जाकर जुड़ती है इंडिविजुअलिज्म से, व्यक्तिवाद से। आप आज के दिन की दुनिया, मॉडर्निटी का जो एक और जो खूंटा है वो है इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि अगर इंडिविजुअलिज्म रहेगा तो मॉडर्निटी खत्म हो जाएगी। हाँ, सबका अपना अपना सत्य है, उससे बात ये जुड़ गई। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा अपना सत्य है, मेरे बाप का सत्य कुछ और है, मेरी माँ का कुछ और है, मेरी बीवी का कुछ और है, मेरे बच्चे का कुछ और है। ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, और उसका अधिकार है वो जैसे चाहे वैसे जो जिए। तो और वैसे ही इंडिविजुअल फ्रेंचाइज, तो ये आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी भी उससे उसके साथ गठजोड़ है, ये शिक्षा का भी उसके साथ गठजोड़ है। और क्लैरिटी किसी को है नहीं, चल रही है गाड़ी धोखे में। आप देखिए कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम एक दूसरे को पोषित और पल्लवित करे जा रहा है, और इसमें बेसिक खूंटा है इंडिविजुअलिज्म का, और ये जो शिक्षा के मार्फत आपका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, इसमें फायदा किसको हो रहा है? मार्केट को फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, जो इंडस्ट्री सामान बेचती है। आपको तो आज का आदमी सोचता है मैं पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बन गया और बहुत होशियार हो गया, पर उसको कोई चीज का पता नहीं है ना, ये तो हेल्पलेस हो गया। मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर का सही पैरामीटर क्या है, जो मेडिकल काउंसिल के लोग बता देंगे उसको उसको मानना पड़ेगा। तो मेडिकल काउंसिल के लोग 10 साल पहले कुछ और बात करते थे, आज कुछ और बात कर रहे हैं, और कल कुछ और बात कर रहे हैं, और हर बात उनकी बात मानते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि नया पुराने से बेहतर होता है। तो उस डायबिटीज के पैरामीटर्स वो तय करते हैं, ब्लड प्रेशर के वो करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के वो करते हैं, हर चीज के वो करते हैं। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि मेरे लिए सही क्या है। तो जो वो करते हैं उसको आप मानते हैं, पर आप ये सोचते हैं कि मैं जानता हूं, ये भ्रम है आपका, आपका अहंकार है। और फिर क्योंकि आप उसको मानते हैं तो आप वो दवाइयों का सेवन करते हैं। उन दवाइयों का जब आप सेवन करते हैं करोड़ों की तादाद में, तो दवाई की बिक्री बढ़ती है। आपकी लीवर पे जो उसका असर होता है वो तो 20 साल के बाद होगा, आज तो नहीं होगा, 20 साल के बाद होगा। जब वो होगा तो डॉक्टर ये तो आपको बताएगा नहीं कि इसकी वजह से आपको हुआ, आपने इतने दिन ये दवाई खाई है, तब आप उसका इलाज करने में लग जाएंगे। तो आज का मानव इतना हेल्पलेस है, उसको कुछ नहीं पता है सिवाय अहंकार के। उसको न अपने स्वास्थ्य के बारे में पता है, न अपने दिमाग के बारे में पता है, न कौन सी वस्तु उसको उपयोग करनी चाहिए, उसके काम की है कि नहीं काम की है, यह नहीं पता है। जो मार्केट बता देता है, मीडिया बता देता है, वो जाके खरीद ले आता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। न उसको खाने के बारे में पता है, क्योंकि उसका किसान से कोई दूर दूर का संबंध नहीं रह गया, उसको खाने के ज्ञान के बारे में कोई समझ नहीं रह गई। जो मीडिया में आएगा वो उसको स्वीकार करता है। कल तक आटा खाता था, अब बोलते हैं आटा मत खाओ, मिलेट खाओ, तो मिलेट खाने लगा। अब कुछ और आ जाएगा वो खाने लगा। उसका अपना ज्ञान भंडार जीरो है, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पे आश्रित है। और इंफॉर्मेशन की जो चाबी है, जो सत्ता है इंफॉर्मेशन की, वो मीडिया के हाथ में है। मीडिया पे अधिकार किसका है? उन्हीं लोगों का है जो दवाई बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये देखिए कैसे आपको हेल्पलेस बनाया हुआ है, लेकिन आपको भ्रम यह है कि मैं पढ़ लिख करके इतना होशियार हो गया क्योंकि मैं 2 पैसे कमा रहा हूं। वो 2 पैसे में से 2.5 पैसे हम फिर से खर्च कर रहे हैं ईएमआई लेकर के। ऐसे चल रहा है सारा गाड़ी। तो आपने कई बातें आधुनिकता के संदर्भ में कही। एक तो आपने ये कहा कि आधुनिकता रूटलेस है, इसका कोई जड़ नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि इसमें व्यक्तिवादिता है, इंडिविजुअलिज्म है, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई सबका सच अपना अपना होता है। तीसरी बात आपने कही कि इसमें हमेशा कुछ नया ढूंढता है,
नएपन नएपन के की प्रति प्रति भयंकर आकर्षण, आकर्षण है। हाँ। और नया पुराने से बेहतर है, ये मान्यता। हम्म, हम्म। और ये जो पूरा जो फ्लो जो दिखाई देता है सिस्टम के, उसको कंट्रोल करने वाला मार्केट है, बाजार है। और हाँ, बाजार और बाजार से जुड़ी हुई शक्तियां। हाँ, वही। बाजार में इंफॉर्मेशन का मार्केट भी आ गया, मीडिया। मीडिया और बाजार वो को भी तो अलग नहीं। बाजार का ही हिस्सा है। हाँ, हाँ, मीडिया भी क्या है, हाँ, बाजार का ही तो एक हिस्सा हाँ। है। और एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे तंत्र में व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से हेल्पलेस है। टोटली। उसके हाथ पर में कुछ नहीं है। भ्रम में ये है कि मैं अपने बाप से दादा से ज्यादा स्वतंत्र हूं। उसका बाप दादा कुएं से पानी लाता था, ठीक है, ये नल से पानी लाता है या बोतल से पानी लाता है। वो नल में पानी कब आएगा, क्यों, कब आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा, इसको कुछ पता नहीं। ये पूरी तरह से नल पे निर्भर है, ठीक है। उसका पिताजी कुएं पे निर्भर थे। कौन ज्यादा स्वतंत्र था? बिल्कुल। हाँ, पर ये इस भ्रम में है कि मैं स्वतंत्र हो गया, देखो जब चाहूं मैं खोलूं इसको और पानी आ जाता है। ये देख रहा है, ये आउटपुट को देख रहा है, ये उसकी पूरी श्रृंखला को नहीं देख रहा है। ये सिर्फ श्रम को बचाने के ऊपर इसकी दृष्टि है और सुविधा पे इसकी दृष्टि है। इसकी दृष्टि पूरी बहुत छोटी हो गई है। माने पानी का नल पे से आना, उसको खोलने से ये इसको इसमें स्वतंत्रता दिखाई देती है। पानी के स्रोत पे किसका अधिकार है, कब आएगा कब नहीं आएगा, इस पे उसकी नजर ही नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि नजर नहीं है और खाली इधर तक सीमित हो गई नजर, तो ये मानता है मैं स्वतंत्र हूं। राइट। यही बात खाने में है, यही बात पानी में है, यही बात स्रोत ऊर्जा के स्रोतों पे है, यही बात स्वास्थ्य पे है। मेरे दादा अगर बीमार पड़ते तो आसपास में कोई वैद्य, कोई उसका दोस्त मित्र होता जो कुछ उनका छोटा मोटा इलाज तो कर ही देता। अब नहीं है। आप अगर आप जो है आप डॉक्टर पे, अस्पताल पे पूरी तरह आश्रित हैं। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज सिस्टम गायब हो गया। मैं बड़ी बीमारियों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ी बीमारियां कभी कभी होती है। आमतौर पे आम आदमी को छोटी छोटी बीमारियां होती है, जिसके नेग्लेक्ट करने से बड़ी बीमारियां हो जाती है। उसका अधिकार हमारे पास था कोई जमाने में, उसको ठीक करने का, उसको ठीक रखने का ये अधिकार हमारे पास था, उसका ज्ञान हमारे पास था। लुप्त है आज के दिन, क्योंकि हमने सारा का सारा ज्ञान किसको दे दिया? विशेषज्ञों को दे दिया। हर हर चीज का विशेषज्ञ है, वही आपको बताएगा। आम आदमी खोखला हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो दुनिया बनी है मॉडर्निटी में, ये विशेषज्ञों की दुनिया बन गई, स्पेशलिस्ट की दुनिया बन गई। और जो पुरानी जो अच्छी दुनिया होती है वो जिसमें सभी आदमी एक मिनिमम ज्ञान रखते हैं। हर चीज के लिए विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। हमारा आपस में झगड़ा हो गया, आपस में सलटा लेते हैं। स्थानीय न्याय व्यवस्था है, कुछ पंच हैं, कुछ लोग हैं, वो मिलके कर देते हैं। नहीं है अब तो आप कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में जाने का मतलब है पैसे खर्च कीजिए, टाइम खर्च कीजिए। आप देखिए ना, मतलब हर तरह से आप नजर उठा के देखिए, आप हेल्पलेस हैं। आपके पास ज्ञान का कुछ रहा नहीं, एबीसी आती है बस आपको। और आप में अहंकार इतना दे दिया, ये मॉडर्निटी ने जरूर किया है कि इंडिविजुअल अहंकार दे दिया कि आप अपने, सब आदमी अपने को फन्ने खान समझते हैं। तो ये अहंकार आपको एक्चुअली आपकी मूर्खता को पल्लवित कर रहा है, पोषित कर रहा है। और आप अहंकारी हैं तो आप वो देख ही नहीं पाते।
क्योंकि वो देखने से तो पीड़ा होगी कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ जानता ही नहीं हूं। ये सब चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ये लीनियर नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। जैसे एक दूसरे को पोषित करती है, दूसरी पहले वाले को पोषित करती है, इस तरह का एक वेब है, ये जाल है। तो वही, तो इसमें जैसा आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, सब फंसा हुआ है मामला। एकदम। अब थोड़ा आधुनिक शिक्षा पे फिर से वापस आते हैं। तो एक चीज जो दिखाई पड़ती है, एक क्लास दिखाई पड़ता है, एलीट क्लास। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? एलीट क्लास और नॉन एलीट क्लास का जो चक्कर है। देखो, ये जो अभी तक जो अपनी बात हुई ना, इससे तो कोई अछूता नहीं है। माने नॉन एलीट भी इससे अछूता नहीं है। जो स्कूल नहीं गया, जो जो जिसको हम लोग अनपढ़ कहते हैं, शायद वो अछूता, वो छूट गया हो तो छूट गया हो, पर उनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है और उनकी कोई से नहीं है। वो उन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया है, उन्होंने ये मान लिया है कि हमारी तो अब चलेगी नहीं। तो घर के गांव में भी घर के बुजुर्गों की कोई इज्जत बहुत कम, कोई एक आध परिवार में हो तो हो, नहीं तो कोई इज्जत नहीं रह गई है। तो उनको हम लोगों ने मार्जिनलाइज कर दिया है। अब जो नॉन एलिट भी है वो भी इसी, ये मॉडर्निटी की जो जो ताकत है वो ये है कि इसने सारे के सारे, इसने यूनिफॉर्मिटी ला दी है पूरी दुनिया में, सोचने के लेवल पे यूनिफॉर्मिटी और उसकी एस्पिरेशन के लेवल पे यूनिफॉर्मिटी। तो जब ये होता है तो सब लोग एक ही दौड़ दौड़ने लगते हैं, एलिट से लेके नॉन एलिट तक सभी वही दौड़ दौड़ रहे। दौड़ किस लिए रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम, पर सबको ये लगने लगता है कि ये दौड़ दौड़ना जरूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ये भी नहीं पता पीछे रहना क्या होता है। उनको ये डर लगने लगता है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ये अगर हम दौड़ नहीं दौड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे या हम खत्म हो जाएंगे। तो इस चक्कर में वो दौड़ दौड़ने लगते हैं, उनको कुछ नहीं पता कहाँ दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसमें नॉन एलिट भी है। इस सेंस में मैं डिस्टिंक्शन नहीं करता, सबके एस्पिरेशन वही एक ही तरह के हो गए। एलिट जो है, मैं उसको देखो, एलिट हमेशा रहते हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कम्युनिज्म में भी एलिट रहे हैं, रूस में भी एलिट रहे हैं, चीन में भी एलिट है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। एलिट तो हर देश में हर 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 काल में रहते हैं। एलिट कोई गलत शब्द नहीं मानना चाहिए, एलिट होते हैं, ये एक वास्तविकता है। एलिट कैसे होते हैं ये प्रश्न है। एलिट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको प्रेरणा दें, शेष समाज को। अभी आज भी देते हैं प्रेरणा, लेकिन गलत प्रेरणा देते हैं, वही रेस में दौड़ने की प्रेरणा देते हैं। ये भारत का एलिट जो था, जैसे जो जब यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स आए हैं और उन्होंने यहाँ की जो एलिट क्लास देखी, तो वो उनको समझ में नहीं आई यहाँ की एलिट क्लास। इसके आपको, अगर आप उनके वृत्तांत पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे यहाँ के एलिट क्लास, क्योंकि यहाँ एलिट मतलब पैसे वाला ही नहीं, पैसे वाला भी, लेकिन पंडित भी, ज्ञानी भी, वो भी एलिट है। जो कलाकार है बड़ा, वो भी एलिट है। जो भी प्रेरित करता है, जो भी समाज में अग्रणी भूमिका निभाता है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो एलिट है। जिसको देखकर लोग प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, वो एलिट है। तो यहाँ का जो एलिट है, यहाँ का विद्वान, यहाँ का पैसे वाला, यहाँ का कलाकार, वो देखता है कि यहाँ का कलाकार, यहाँ का एलिट जो है,
वो भी जमीन पे सोता है और साधारण भी जमीन पे सोता है। यहाँ का जो एलीट है वो भी कमर के ऊपर नंगे बदन चलता है, यहाँ का साधारण भी कमर के ऊपर नंगे बदन चलता है। यहाँ का एलीट भी पैदल चलता है और बिना जूते के चलता है, बिना चप्पल के चलता है, और यहाँ का साधारण भी बिना चप्पल के और जूते के चलता है। उसको समझ में नहीं आती ये बात। उसको ये दिखाई देता है कि यहाँ का एलीट भी सच बोलता है और यहाँ का जो साधारण है वो भी सच बोलता है। और ये जो सच बोल रहा है, ये सच डर के मारे नहीं, झूठ नहीं बोले, ये बात नहीं है कि किसी कोई डंडा मारेगा, कोई पकड़ लेगा, इस वजह से नहीं बोलता है। वो अपना वो ऐसा ही है, वो उसका व्यवहार ऐसा ही है। ये जो मतलब बहुत तरह की वो समानता देखता है बिटवीन, जिसको आप तुम एलीट कह रहे हो और नॉन एलीट के बीच में, उसको बहुत सारा फर्क नहीं दिखाई देता। कोई ज्ञानी है और साधारण उतना ज्ञानी नहीं है, ये तो दिखाई देता है। वो बहुत पैसे वाला और साधारण के पास उतना पैसा नहीं है, ये तो दिखाई देता है। बाकी लाइफस्टाइल में कोई दिखाई नहीं देता उसको ज्यादातर। ये जो लाइफस्टाइल में फर्क है, ये यूरोप में बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क को वो यहाँ पे इंपोज करना चाहता है कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये यहाँ की लाइफस्टाइल अलग होगी लेकिन फर्क तो होगा, पर यहाँ पे देखता है कि फर्क नहीं है। ये उसको परेशान करता है, मतलब वो समझ नहीं पाता है। अब कमिंग टू प्रेजेंट टाइम्स, आज भी हमारे यहाँ एलीट है और विदेशों में भी एलीट है। हमको ये लगता है कि हमारा एलीट, जो भारत का एलीट है, ये कॉलोनियलिज्म की वजह से, हमारा एलीट की बहुत सारी उसकी क्राइटेरिया हो सकती है कि भाई वो अंग्रेजी भाषी हो गया है। यहाँ का एलीट भारत का, वो चाहे तमिल का हो, चाहे वो तेलुगु का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं का भी हो, लेकिन वो मोर और लेस वो अंग्रेजी भाषी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भाषा नहीं बोलता है, लेकिन वो अंग्रेजी उसके लिए जरूरी हो गई। यहाँ का एलीट एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। कुछ क्राइटेरिया पैसे का भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि पैसे का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। झोला लेके आप चल सकते हैं और आप बिल्कुल फक्कड़ जिंदगी गुजार सकते हैं और आप फिर भी एलीट हो सकते हैं इस देश में। मैंने देखे, आप कोई एनजीओ के वो हो सकते हैं और आप एक्टिविस्ट हो सकते हैं, और एक्टिविस्ट भी एलीट हो सकते हैं, और आप बहुत ही एक जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें पैसे का प्रदर्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप एलीट हो सकते हैं। यहाँ एक्टिविस्ट भी 5 स्टार होटल में रह सकता है, जो पाँव में चप्पल पहन के। तो मैं ये कह रहा हूं कि पैसा एक एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है हमारे देश में एलीट होने का। कई और भी हो सकते हैं, अंग्रेजी है, विचार एक बड़ा हो गया। आपके पास प्रगतिशील, तो इन्वर्टेड कॉमा में प्रगतिशील विचार होने चाहिए, तो आप एलीट क्लास को बिलोंग करेंगे। आप सेक्युलर होने चाहिए, तो आप एलीट क्लास को बिलोंग करेंगे। आप सर्वहारा की बात करें तो आप एलीट क्लास को बिलोंग करेंगे। आप इक्वालिटी की बात करें तो आप एलीट क्लास को बिलोंग करेंगे। इस तरह की तमाम चीजें आपको विचार के लेवल पे, आपको एलीट होने के लिए एक खास प्रकार के विचारों को रखना जरूरी है। नाउ जो मैं एसेंशियल कहना चाहता हूं वो ये कि हाँ का एलीट, और ये जैसे अब देखिए मोदी को लाता हूं मैं, मोदी इज नॉट एलीट। और ये जो कई लोगों को मोदी पसंद नहीं है, वो मेरे हिसाब से एसेंशियली ये बात है कि वो एलीट क्लास को बिलोंग नहीं करते। कहने को कुछ भी कहें, मेरा ये मन कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ही डजंट बिलोंग टू द एलीट क्लास, है ना। वो कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बढ़िया गाड़ी में, बढ़िया हवाई जहाज में चलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एलीट नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, आज के। खैर, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। यहाँ के एलीट होने के लिए भारतवर्ष में कम से कम, और ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अगर आप एलीट हैं तो आप अपनी कल्चरल रूट से कंप्लीटली एलियनेटेड हैं, तो आप एलीट हैं, वरना आप एलीट नहीं है। ये एक यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया है एलीट होने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत का एलीट अपनी जड़ों से पूरी तरह कटा हुआ है।
दूसरे देशों में भी एलीट है, लेकिन वो अपनी जड़ों से कटा हुआ नहीं है। इंग्लैंड का एलीट छुरे कांटे से खाना खाता है, टाई भी पहनता है, हमेशा नहीं पहनता होगा, पहने, कभी फ्यूनरल में जाएगा, कोई फॉर्मल ओकेजन में जाएगा तो टाई पहनेगा, अगर और समय नहीं भी पहनता है तो छुरी कांटे से खाना खाएगा। ये मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। वो अपने कल्चरल रूट से, अपनी जड़ों से कंप्लीटली एलियनेटेड नहीं है। यहाँ का एलिट करीब करीब अपनी जड़ों से, अपने कल्चरल रूट से कंप्लीटली एलियनेटेड है, बल्कि अपने विगत को गंदी नजरों से देखता है, तिरस्कार की नजर से देखता है, और सेंस ऑफ शेम है, वो सेल्फ लोथिंग में जीता है, आत्म प्रवंचना में जीता है। उसको अपना विगत गड़बड़ ही गड़बड़ लगता है, उसको उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। ये एलीट होने की एक एसेंशियल शर्त हो गई है हिंदुस्तान में, और ये हमारा बहुत बड़ा संकट है। ये हमारा बहुत बड़ा संकट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये क्यों है कि और जगह से हम इतने फर्क हैं? ये नेपाल में नहीं है, नेपाल में अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नेपाल में नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं है, है ना, और यूरोप में तो है ही नहीं, रूस में है ही नहीं, चीन में नहीं है, बावजूद कल्चरल रेवोल्यूशन के नहीं है, और यहाँ पे अमेरिका में तो खैर परंपरा नाम की कोई चीज कभी रही ही नहीं है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें ही नहीं रही, कभी नहीं रही है जड़ी, तो कभी रही ही नहीं है ना, तो वो क्या किससे जोड़ेंगे और किससे नहीं जोड़ेंगे? मतलब उन्होंने जितना दुनिया का कबाड़ा किया, क्योंकि उनका कोई पास्ट ही नहीं रहा है ना, तो उनको कोई कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो तो जो कर दें सब ठीक, वो पूरी दुनिया पे वही थोप दिया। तो हमारा एलीट जो है ये यूनिक एलीट है, अपनी जड़ों से कटा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं है सिवाय बातें करने के लिए, बड़ी बड़ी बम्बास्टिक बातें करने की, इसको कुछ, और ये सारे इसका पूरा ज्ञान का, तथाकथित ज्ञान का भंडार बाहर से आता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, इसको कुछ नहीं पता।